Hello to all my dear students, very good afternoon. I hope that all my lovely students will be healthy and efficient. As you are explained, you should pay special attention to it. If any students has any problem in any topic to ask them, they can feel free. Yes, you can ask me. यस लेट्स स्टार्टेड नाउ। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि क्लास 12 ह्यूमैनिटीज़ बैच में जो हमारा चैप्टर था द कोल्ड वॉर एरा, ये हमारी बुक है द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इस बुक में जो हमारा चैप्टर है द कोल्ड वॉर एरा, तो इससे पहला हमने इसे स्टार्ट कर दिया है और इससे पहले हमने इससे रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट था उसके 3 वीडियोस हमने क्रिएट कर चुके हैं। 3 वीडियोस हमने बना लिए हैं और उन तीनों वीडियोस में इससे पहले की जो ऑल इन्फॉर्मेशन है इस चैप्टर से रिलेटेड, जो भी कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को जानने के लिए, उसकी स्टोरी को आपको समझने के लिए उन 3 वीडियोस को आपको पहले देखना पड़ेगा और उन 3 वीडियोस के बाद में ही आपको पता चलेगा कि जो ये हम आज इस टॉपिक की जो बात कर रहे हैं इस चैप्टर में कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीटो एंड सेंटो, कि ये सीटो ऑर्गेनाइजेशन क्या है और सेंटो ऑर्गेनाइजेशन क्या है। इससे रिलेटेड हमारी बोर्ड एग्जाम है 12th के जो पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर होगा सीबीएसई का, तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। मोस्टली हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे ये आंसर इन 1 वर्ड में पूछ लिया जाए या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में पूछ लिया जाए या फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाए। तो इससे रिलेटेड जो प्रीवियस लेक्चर्स की स्टोरी आपको जाननी होगी उनके लिए ये जो वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और दिस वीडियो, ये जो तीनों सेक्शंस के जो वीडियो हैं इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है इस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आप इनको वॉच कीजिए एंड कोई भी डाउट एंड इश्यूज़ होता है तो उसके लिए या तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता दीजिए या फिर मेरा एक टीचमेंट ऐप है, उस टीचमेंट ऐप पे वेबसाइट है, टीचमेंट वेबसाइट पे आप मोस्टली वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हो। वेबसाइट पर्टिकुलर है yogendra2702.teachment.in। तो यहाँ पे आप जो भी आपके डाउट एंड इश्यूज़ होंगे तो आप मोस्टली इस वेबसाइट पे आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे, एक्सरसाइज भी आपको प्रॉपर मिल जाएंगी। तो वेबसाइट पे आपको विजिट करना होगा। वेबसाइट पे मोस्टली आप विजिट करोगे तो आपको वेबसाइट पे वीडियो लेक्चरर तो यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। जैसे वीडियो लेक्चर कंप्लीट होते हैं तो इनसे रिलेटेड जो नोट्स आपको चाहिए तो आपको ये वेबसाइट पे आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो वहाँ से आप मोस्टली बहुत इजी वे में आप डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज़ ऑप्शंस यदि क्रिएट करेंगे कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो नोट्स हैं इन नोट्स से रिलेटेड आपको एक लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा जिससे उस पर डायरेक्टली क्लिक करके आप उन पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हो और आसानी से अपने पास मेंशन कर सकते हो। तो चलिए हम आज जो इस चैप्टर में जो लेक्चर नंबर 4 है इसे स्टार्ट करते हैं कि टेल अबाउट सीटो एंड सेंटो, कि ये सीटो और सेंटो ऑर्गेनाइजेशन क्या है। जैसा हम कोल्ड वॉर की सिचुएशन से रिलेटेड स्टोरी को क्या कर रहे थे, जान रहे थे, तो उसी स्टोरी से रिलेटेड देखो कि जब वॉर नहीं हुआ तो वॉर न होने के बाद में इन्होंने वॉर से पहले मतलब कि 1961 में 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन्होंने ये प्लानिंग कर रखी थी और उनके बाद में जो स्टोरी है उनसे पहले आपको वो प्रीवियस वीडियो लेक्चर आपको कंप्लीट देखने पड़ेंगे, तब जाके आपको ये स्टोरी पूरी तरीके से क्लियर समझ में आएगी। तो हम टाइम को ज़्यादा ख़राब नहीं करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो देखिए कि जैसे अमेरिका था और दूसरा जो 2 सुपर पावर्स कंट्रीज़ थी, तो जो 2 सुपर पावर्स कंट्रीज़ थी उनमें फर्स्ट था अमेरिका और सेकंड था यूएसएसआर। तो ये जो यूएसएसआर सोवियत यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट, इन दोनों ने क्या किया था कि एक ट्रीटी ऑर्गेनाइज की थी। तो ट्रीटी एक तो देखो कि अमेरिका का था नाटो, एक तो नाटो था और नाटो की जैसे ही नाटो क्या था, नाटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब ओनली फॉर मिलिट्री के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जिसमें कंप्लीट 12 कंट्रीज इंक्लूड थी। और करंटली हम बात करें तो उसमें नाटो में अमेरिका के द्वारा जो क्रिएट किया गया था
वो एक ऑर्गेनाइजेशन जो मिलिट्री बेसिस पर रिलेटेड था, उसका नाम था नाटो। और एट प्रेजेंट उसमें 28 कंट्रीज इंक्लूड हैं एट प्रेजेंट नाटो के अंदर। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने नाटो ऑर्गेनाइजेशन किया तो उसी से विपक्ष में तो यूएसएसआर भी क्या करेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन करेगा। भाई अमेरिका सुपर पावर ने, अमेरिका एक सुपर पावर कंट्रीज है, तो इसने नाटो बना लिया मिलिट्री बेसिस के लिए, मिलिट्री कैंप के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। तो उसी के विपक्ष में सोवियत यूनियन पीछे थोड़ी रहने वाला था। तो सोवियत यूनियन ने भी क्या किया, एक वार्सा ट्रीटी साइन की, वार्सा ट्रीटी। और वार्सा ट्रीटी का जो ऑब्जेक्टिव था, वो मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो नाटो का वो मुकाबला करे। वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइज की, और वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइज का ही आगे जाके जो नेम हुआ इज कॉल्ड वार्सा पैक्ट। ये वार्सा ट्रीटी क्या कहलाई, वार्सा पैक्ट कहलाई। और ये वार्सा पैक्ट किसको देख के बनाई गई थी, ये नाटो को देख के, अमेरिका को देख के। अमेरिका ने नाटो बनाया तो उन्होंने क्या बना दिया, वार्सा पैक्ट बनाया। उसी तरीके से इन्होंने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन भी बनाए कि विश्व को क्या कर दिया, पूरे वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और जो डिवाइड किया था वो किया था कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप है। यूरोप में जो जर्मनी है, जर्मनी का जो कैपिटल है बर्लिन, और तो बर्लिन की वॉल से उन्होंने स्टार्ट किया। नेम भी क्या रखा, बर्लिन वॉल, कि बर्लिन की दीवार से वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। तो जैसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये अपने अपने जो एरियाज थे इनको बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, अपनी अपनी पॉलिसीज अप्लाई करना स्टार्ट कर दी। अमेरिका की पॉलिसीज अलग थी, अमेरिका की आइडियोलॉजीज अलग थी। अमेरिका की जो आइडियोलॉजी थी वो कैपिटलिज्म थी, लेकिन यहाँ पे सोवियत यूनियन की जो आइडियोलॉजी थी वो कुछ डिफरेंट थी। वो आइडियोलॉजी क्या थी, मतलब इनकी जो सोवियत यूनियन की जो आइडियोलॉजीज थी वो थी कम्युनिस्ट। जो सोवियत यूनियन की आइडियोलॉजी थी वो कम्युनिस्ट थी, और जो अमेरिका की थी वो कैपिटलिज्म थी, मतलब पूंजीवाद को ज़्यादा बढ़ावा देते थे, प्राइवेटाइजेशंस को ज़्यादा बढ़ावा देते थे अमेरिका के लोग। और इधर सोवियत यूनियन क्या करते थे, ये साम्यवादी व्यवस्थाओं को ज़्यादा बढ़ावा देते थे, मतलब कि कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी थी इसको ज़्यादा बढ़ावा देते थे। तो इसी वजह से देखो कि इन दोनों ने क्या किया, अपने अपने जो एरिया हैं इनको बढ़ावा देने के लिए वहाँ की जो पॉलिसीज़ थी, वहाँ के जो आइडियाज़ थे, उन्होंने सोवियत यूनियन ने तो क्या किया, कम्युनिस्ट इसे अप्लाई किया आइडियालॉजीज़ को। और इधर ये जो सेंटो था, सेंटो के अंदर जो अमेरिका के द्वारा ये डेवलप किया गया ऑर्गेनाइजेशन था, तो इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मुद्दा था वो क्या करना था कि इसमें प्राइवेटाइजेशंस को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। मतलब कि यहाँ पे कैपिटलिज्म को ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए बात कर रहे थे। और इनका जो मेन जो ऑब्जेक्टिव रखा गया था कि वो क्या रखा गया था कि ये प्रोटेक्ट करेंगे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को फॉर द एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज ऑफ द कम्युनिस्ट। मतलब कि जो विस्तारवादी नीतियां हैं किसकी, सोवियत यूनियन की। जो सोवियत यूनियन की जो कम्युनिस्ट विस्तारवादी नीतियां हैं, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज हैं, तो इनको क्या कर रहे थे, जो साम्यवादी विस्तारवादी नीतियां हैं इनसे हम जैसे तैसे करके बचें। क्योंकि हमारा जो अमेरिका का जो उद्देश्य था वो क्या था, वो एक कैपिटलिज्म उद्देश्य था। वो अमेरिका अपने आप को प्राइवेटाइजेशंस में ज़्यादा इम्पोर्टेंट रख रहा था, अपने आप को ज़्यादा मोटिवेट कर रहा था। लेकिन इधर ये जो कैपिटलिज्म व्यवस्थाएं थी या आइडियोलॉजी थी ये सोवियत यूनियन अप्लाई नहीं कर रहा था। क्योंकि सोवियत यूनियन क्या करना चाहता था, पूरे वर्ल्ड में वो क्या करना चाहता था, सोवियत यूनियन वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को वो आगे बढ़ाना चाहता था। तो ये काम था सोवियत यूनियन का। तो इनसे रिलेटेड ये अमेरिका और सोवियत यूनियन ने 2 ऑर्गेनाइजेशन क्या किया, इनसे रिलेटेड एक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसमें हम जानेंगे कि सीटो क्या है, सेंटो क्या है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एग्जाम के यदि पर्पज से हम इसको देखेंगे तो थोड़ा सा ध्यान से इसको समझना। सीटो और सेंटो के बारे में पूरा ब्रीफली मैं पूरी स्टोरी मैंने यहाँ पे इन नोट्स में क्या कर रखा है, इनकी बेसिक डिटेल्स दे रखी है। तो आज हम इसका जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो कंप्लीटली सीटो सेंटो के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, देखिए, टेल अबाउट सीटो एंड सेंटो। देखिए जो सीटो था वो अमेरिका के द्वारा डेवलप किया गया था। ये जो सीटो था ये अमेरिका के द्वारा डेवलप किया गया था। अमेरिका ने क्या किया था, एक तो अमेरिका ने एक ऑर्गेनाइजेशन किया था, तो ये ऑर्गेनाइजेशन एक तो सीटो और दूसरा नाटो। नाटो तो एक मिलिट्री क्या था, ये एक मिलिट्री बेस्ड था, मतलब मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था। ओनली इसमें सिविलियंस पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इन सिविलियन कंट्रीज
सिविलियंस को इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जिसमें ऑल कंट्रीज थी तो वो सिर्फ नाटो में मिलिट्री के ही लोग इसमें क्या कर सकते थे, पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो ये ओनली फॉर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था, जो किसने क्रिएट किया था, अमेरिका ने क्रिएट किया था। ठीक है, इससे रिलेटेड हमने जान लिया। उसके बाद में नाटो के बाद में इन्होंने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन साइन किया, वो था सीटो। और सीटो उसी तरीके से अमेरिका ने सीटो साइन किया, तो उसके बाद में यूएसएसआर जो सोवियत यूनियन था, इसने क्या किया, सेंटो तैयार कर लिया। इसको देखते हुए, जैसा अमेरिका किया तो अमेरिका को देखते हुए इसने क्या किया, सोवियत यूनियन ने सेंटो ये ऑर्गेनाइजेशन किया। मतलब सेंट्रल, CEN से मतलब होगा यहाँ पे सेंट्रल, T ट्रीटी और O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, की सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यूएसएसआर ने इसे क्रिएट किया था। तो इसके अलावा जो मिलिट्री बेसिस से रिलेटेड जिस तरीके से इन्होंने नाटो क्रिएट किया था अमेरिका ने, तो फर्स्ट में देखो कि अमेरिका ने क्या किया था, नाटो ऑर्गेनाइजेशन किया था। लेकिन उसके बाद में नाटो को देखते हुए यूएसएसआर ने क्या किया, वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइज की, जो आगे जाके क्या कहलाया, वार्सा पैक्ट कहलाया। और इस वार्सा पैक्ट का जो रियल ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि नाटो का मुकाबला करना। नाटो का काम क्या था, वार्सा का मुकाबला करना, और वार्सा का काम क्या था, नाटो का मुकाबला करना। एक दूसरे को ये क्या कर रहे थे, आपस में इनको मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो इन आपस में ही क्या कर रहे थे, इन चीज़ों को सॉल्यूशन कर रहे थे। इनका मतलब कि आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हम बड़े हैं तुम छोटे हो। तो उसी तरीके से ये नाटो के बाद में जो सेकंड ऑर्गेनाइजेशन किया उसी का नेम था सीटो, जो अमेरिका के द्वारा क्रिएट किया गया था। और अमेरिका ने जैसे सीटो क्रिएट किया तो यूएसएसआर पीछे नहीं रहने वाला था, तो उसने क्या कर दिया, सेंटो तैयार किया। ठीक है, तो सीटो और सेंटो में आपको बेसिक स्टोरी का पता चल गया, क्योंकि हेडिंग ही क्या है हमारी, टेल अबाउट सीटो एंड सेंटो। सीटो और सेंटो में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे चलिए हम सेंटो की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। सीटो के बारे में हम जानते हैं कि जो अमेरिका के द्वारा क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन था, वो सीटो की फुल फॉर्म क्या होती है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सीटो। देखो यहाँ पे थोड़ा बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, एन, ये एन नहीं आएगा यहाँ पे, सेंटो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ ए आएगा। बाय डिफॉल्ट ये एन की जगह ए कर लेना आप, क्यों, ये एन नहीं है, ये ए करना है इसको। बाय डिफॉल्ट ये टाइपिंग करते समय मेरे से गलती से हो गया, तो आप इसको चेंज कर लेना। ठीक है, तो चलिए सीटो क्या है, सीटो का फुल फॉर्म होगा साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि आपके सामने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में यदि इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाए कि सीटो स्टैंड्स फॉर, कि सीटो का फुल फॉर्म बताना है, तो सिंपल सा क्या है कि साउथ ईस्ट, एस साउथ, ई से ईस्ट, ए से एशिया, टी फॉर ट्रीटी एंड ओ ऑर्गेनाइजेशन, के साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत इजी वे में ये क्या है कि आपके सामने हर एक डिटेल्स मेंशन की गई है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन था ये कैसा ऑर्गेनाइजेशन था, कि साउथ ईस्ट मतलब दक्षिणी पूर्वी एशियाई संधि संगठन। इसका हिंदी में क्या मतलब होगा, दक्षिणी पूर्वी, ईस्ट का पूर्वी, एशियाई संधि संगठन था ये, कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई जो संधि है इससे रिलेटेड इन्होंने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। अच्छा, कब इस्टेब्लिश किया गया था, सीटो को जो इस्टेब्लिश किया गया था वो 1954 में, 1954 में इसको क्या किया, सीटो को ऑर्गेनाइज इस्टेब्लिश किया गया था। किसने किया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने 1954 को इस सीटो को इस्टेब्लिश किया, इसकी स्थापना की। लेकिन ये पूरी तरीके से जो इफेक्ट में आया था, काम करना स्टार्ट किया था, और मतलब इसे इस्टेब्लिश तो कर दिया, इसका उद्घाटन तो कर दिया है यहाँ पे। मतलब कि जिस तरीके से इन्होंने इसकी स्थापना तो कर दी, अमेरिका ने सीटो की स्थापना तो कर दी, लेकिन सीटो की स्थापना करने के बाद में इन्होंने किया क्या कि फरवरी जो मंथ था, फरवरी के मंथ में 1955 से ये क्या था, इफेक्टिव हुआ, मतलब कि ये प्रभावी हुआ था। ये काम करना सीटो ने स्टार्ट किया था फरवरी मंथ में 1955 में ये काम करना स्टार्ट हुआ था, जबकि इसे इस्टेब्लिश कर दिया था 1954। ये एग्ज़ाम में आप अपने एक्स्ट्रा नॉलेज के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो, बाकी आपकी बुक में ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है कि फेब मंथ में 1955 में पूरी तरीके से इफेक्ट में आया था, जबकि आपकी बुक में दिया गया है कि इसकी स्थापना जो इस्टेब्लिश किया गया था इसे, तो वो था 1954 में सीटो को क्या किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था अमेरिका के द्वारा। अच्छा, इस सीटो को क्यों बनाया गया भाई, ऐसा क्या इसमें क्यों बनाया, क्यों जरूरत थी सीटो को बनाने की,
तो सीटों को बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सीटों का मेन जो ऑब्जेक्टिव था, जो उद्देश्य थे, तो सीटों के मेन उद्देश्य क्या रखे गए भाई? तो सीटों के जो मेन उद्देश्य रखे गए थे वो सिंपल उद्देश्य थे, इतना कुछ भी इसमें इतना, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भाई सीटों क्रिएट किया गया था तो इससे रिलेटेड इनके ऑब्जेक्टिव क्या थे, उद्देश्य क्या थे। तो देखिए फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो क्या था? प्रोटेक्टिंग साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज फॉर द एक्सपेंसिस्ट पॉलिसीज ऑफ द कम्युनिस्ट। मतलब कि जो प्रोटेक्ट करना है किस चीज को? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को फ्रॉम द एक्सपेंसिस्ट पॉलिसीज ऑफ द कम्युनिस्ट। मतलब कि यहाँ पे जो एक्सपेंसिस्ट पॉलिसीज थी, मतलब कि जो विस्तारवादियां, जो साम्यवादी की जो विस्तारवादियां नीतियां थी, पॉलिसीज, देखो ये एक्सपेंसिस्ट जो विस्तारवादी पॉलिसीज मतलब नीतियां, ये किस तरफ थी? ये दक्षिणी पूर्वी एशियाओं के देशों को क्या करना था? उनको प्रोटेक्ट करना था। ये जो नीतियां थी, ये नीति किसकी थी भाई? ये कम्युनिस्ट, ये जो कम्युनिस्ट हैं, यस एक सेकेंड, ये जो कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट, ये जो आइडियोलॉजी है ये यूएसएसआर की आइडियोलॉजी है कि यूएसएसआर क्या कर रहा था कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये अपने तरीके से बनाना चाहता था। मतलब कि इनकी जो आइडियोलॉजी थी, यूएसएसआर की जो आइडियोलॉजी थी, वो आइडियोलॉजी क्या थी कि उनकी आइडियोलॉजी थी कि वो साम्यवादी व्यवस्थाओं को ज़्यादा विस्तार पूर्वक बढ़ाएं, कि उनके एरिया जो वो लोग सोच रहे हैं, सोवियत यूनियन की सोच कैसी थी, आइडियोलॉजी कैसी थी, वो थी कम्युनिस्ट थी। मतलब कि यहाँ पे हर तरीके से साम्यवादी चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे थे ये। तो साम्यवादी से बचने के लिए अमेरिका ने क्या किया? ये ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया कि हमें, हमारी जो पॉलिसी है, अमेरिका की जो पॉलिसी थी वो कैसी थी? कैपिटलिज्म थी, मतलब कि पूंजीवादी व्यवस्थाएं थी। तो अमेरिका नहीं चाहता था कि हम पूरी तरीके से कम्युनिस्ट की तरह, मतलब कि यूएसएसआर की जो आइडियोलॉजी है, जो पॉलिसी है, उससे बचना है हमें। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि प्रोटेक्टिंग किया, मतलब उसको सुरक्षित करना है। किस चीज़ को? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को। हमें क्या करना है कि जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनको बचाना है। किस चीज़ से? फॉर द एक्सपेंसिस्ट पॉलिसीज, जो विस्तारवादी नीतियां हैं। ये विस्तारवादी नीतियां किसकी थी? ऑफ द कम्युनिस्ट। ये और कम्युनिस्ट नीतियां किसकी थी? यूएसएसआर की थी। तो ये जो विस्तारवादी नीतियां थी, जो एक्सपेंसिस्ट पॉलिसीज थी, वो किसकी नीति थी? वो यूएसएसआर की नीतियां थी। वो क्या कर रहे थे? वो साम्यवादी व्यवस्थाओं में अपना, मतलब कि यहाँ पे कम्युनिस्ट चीज़ों को वो ज़्यादा बढ़ावा दे रहे थे। तो ये यूएसएसआर की पॉलिसी थी और इनसे अमेरिका क्या करना चाहता? बचना चाहता था। इसलिए उन्होंने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन किया? सीटो ऑर्गेनाइजेशन किया। क्योंकि देखो आपको भी पता है कि अमेरिका में जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, अर्थव्यवस्था है, अमेरिका की जो इकोनॉमिक के कंडीशंस हैं, अर्थव्यवस्था है, तो देखो कैसी है? प्राइवेटाइजेशन है, मतलब कि यहाँ पे कैपिटलिज्म है। लेकिन और यूएसएसआर में कैसी थी? यूएसएसआर में कम्युनिस्ट थी। तो इंडिया ने कैसा एडॉप्ट किया? जब 1947 में इंडिया फ्री हो चुका था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो हमें भी अपने देश को क्या करना था? डेवलप करना था। तो इंडिया ने कैसी आइडियोलॉजीज को एक्सेप्ट किया था? भाई अमेरिका की थी तो वो कैपिटलिज्म थी। यूएसएसआर की बात करें तो यूएसएसआर में कैसी आई थी? कम्युनिस्ट थी। तो बाद में इनमें क्या था कि अलग अलग काम था। मैं इसको बहुत अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसमें आपके सामने ये कम्युनिस्ट क्या है, इसके अलावा ये सोशलिज्म क्या है। ये देखो कि आपने 6, 7, 8, 9, 10 इन क्लासेस में इनको पढ़ा है। ये स्टार्टिंग लेवल से चल रहे हैं, तो इन पे हम ज़्यादा टाइम नहीं यूज करेंगे क्योंकि आपको इन एडवांस पता होगा कि सोशलिज्म क्या है, कम्युनिस्ट क्या है और इसके लिए जो कैपिटलिज्म क्या है। फिर भी आपको प्रॉब्लम होगी तो मैं इनके बारे में इसी वीडियो लेक्चर में, चाहिए बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको इनकी डेफिनेशन समझा दूंगा। बाकी हमें नेक्स्ट चैप्टर में भी इनके बारे में देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इंडिया में कैसी भाई आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट किया? इंडिया में मिक्सिंग, मतलब कि मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं को अपनाया। मतलब कि प्राइवेटाइजेशन भी होगा और
सोशलिज्म भी होगा इसमें, मतलब कि सोशलिज्म भी होगा, समाजवादी भी होगा, और दूसरी चीज कैसी होगी इसमें, कैपिटलिज्म भी होगा। तो इंडिया ने जो एक आइडियोलॉजी अपना रखी है इकोनॉमिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग, तो वो कैसी कैसी अपना रखी है, मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं को अपना रखा है। मतलब कि उनकी जो विचारधारा है वो एक तो कैपिटलिज्म है और दूसरी कैसी है, सोशलिज्म है। तो सोशलिज्म मतलब समाजवादी है और कैपिटलिज्म का मतलब पूंजीवादी है। पूंजीवादी अमेरिका ने अपना रखा था। पूंजीवादी का मतलब क्या होता है कि अपनी जो प्रॉपर्टी होती है, गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है, उसको वो क्या कर देते हैं, वो प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं। जैसे एट प्रेजेंट हमारे जो पीएम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो हमारे जो एट प्रेजेंट जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी क्या कर रहे हैं, इसे मतलब कैपिटलिज्म कर रहे हैं कंट्री को, मतलब मोस्टली हर एक चीज़ को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। और प्राइवेटाइजेशन में अमेरिका ने क्या किया कि अधिकतर कंट्रीज को हम देखते हैं तो प्राइवेटाइजेशन से क्या होता है कि वो कंट्री डेवलप बहुत जल्दी होती है। तो ये कुछ मामलों में बहुत अधिक अच्छा है कि जो प्राइवेटाइजेशन किया जाता है, तो कुछ मामलों में बहुत अधिक अच्छा है और कुछ मामलों में बहुत ये अलग है। तो इसमें क्या है कि डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेज भी है, दो तरह के काम हो जाते हैं। तो इसमें हम डिसएडवांटेज, जब हम कैपिटलिज्म के बारे में स्टडी करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या तो डिसएडवांटेज है कि प्राइवेटाइजेशन से कंट्री डेवलप तो करती है, लेकिन इसमें एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो ये सारी चीज़ों का इनका एक अलग हम टॉपिक लेके चलेंगे, या फिर इसी के वीडियो लेक्चर में एंडिंग में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो देखो कि इनका मकसद था, किस चीज़ का मकसद था कि कम्युनिस्ट, मतलब कि यहाँ पे अपनी विस्तारवादी नीतियाँ लेना, मतलब कि अपना जो आइडियोलॉजी थी उसको बढ़ावा देना था यूएसएसआर का। लेकिन ये चीज़ इनको मंजूर नहीं थी अमेरिका को। तो इस वजह से यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने क्या किया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया जिसका नाम क्या रखा, सीटो। और इस सीटों का मकसद क्या रखा भाई, ऑब्जेक्टिव क्या रखा कि हमें प्रोटेक्ट करना है। किस चीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे भाई ये लोग, ये प्रोटेक्ट करेंगे प्रोटेक्टिंग साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज फॉर द एक्सपेंसिस्ट पॉलिसीज, की जो यूएसएसआर की जो विस्तारवादी नीतियां हैं उनसे हमें क्या करना है, बचना है। तो इस वजह से इन्होंने वो पॉलिसीज को एक ये नया ऑर्गेनाइजेशंस तैयार किया इन पॉलिसीज से बचने के लिए। और ये पॉलिसी किसकी थी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की नहीं थी, ये यूएसएसआर की पॉलिसी थी। तो थोड़ा ध्यान रखना, मैं एक ही टॉपिक पे ज़्यादा बार बार डिस्कस कर रहा हूँ। या सेकंड कौन सी बात रखी, wanted to promote capitalism or reduce the communist policy of the USSR. Repeat again, wanted to प्रमोट कैपिटलिज्म और रिड्यूस द कम्युनिस्ट पॉलिसी ऑफ द यूएसएसआर। कि मतलब कि यहाँ पे क्या था कि जो कैपिटलिज्म मतलब कि पूंजीवादी को बढ़ावा देना चाहता था और यूएसएसआर की जो कम्युनिस्ट साम्यवादी नीति को क्या करना चाहता था, घटाना चाहता था। ये इसका जो मेन सीटों का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि एक तो जो यूएसएसआर की जो साम्यवादी नीतियां थी इनसे बचना था, क्योंकि इसका जो मेन मकसद था यूएसए का जो मेन मकसद था, इनका मेन मकसद क्या था कि ये अपनी कंट्री में किस चीज़ को डेवलप करके रख रखे थे, कैपिटलिज्म को। पूंजीवादी व्यवस्थाएं इनकी थी, अमेरिका की पूंजीवादी व्यवस्था थी और इनको ही वो ज़्यादा बढ़ावा देना चाहते थे कि वांटेड टू प्रमोट कैपिटलिज्म, कि ये किस चीज़ को प्रमोट करना चाहते थे, ये कैपिटलिज्म को प्रमोट करना चाहते थे। एंड रिड्यूस द कम्युनिस्ट पॉलिसी ऑफ द यूएसएसआर, मतलब कि जो यूएसएसआर की जो कम्युनिस्ट साम्यवादी नीति थी उसको घटाना चाहते थे। ये किसका काम था, ये सीटों का काम था कि अमेरिका में जो कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी थी कि वो पूंजीवादी को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहते थे, और जबकि यूएसएसआर किसको ज़्यादा बढ़ावा देना चाहता था, वो साम्यवादी व्यवस्थाओं को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहता था। साम्यवादी व्यवस्थाओं की मतलब कि क्या हो गया, कम्युनिस्ट पॉलिसी को वो ज़्यादा बढ़ावा देना चाहता था। तो इन दोनों की आइडियोलॉजी क्या थी, अलग अलग थी। तो इस वजह से इन्होंने ये सीटों तैयार किया था कि हम तो सिर्फ और सिर्फ कैसा रखेंगे भाई, हम तो सीटों में क्या रखेंगे, कैपिटलिज्म ही रखेंगे, पूंजीवादी व्यवस्था ही रखेंगे। इसमें दूसरी जो आप यूएसएसआर वो आप एक वायरस बन के हमारे अंदर घुसना चाहते हो, कम्युनिस्ट पॉलिसी डालना चाहते हो, तो वो कम्युनिस्ट पॉलिसी को हम अंदर नहीं घुसने देंगे। इसी वजह से इन्होंने क्या किया, एक सीटो ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया था। इनका मेन मकसद क्या था कि कैपिटलिज्म को प्रमोट करना, देन यूएसएसआर की जो पॉलिसी है, जो कम्युनिस्ट पॉलिसी, इसको क्या करना, उसको घटाने का काम करना। थर्ड क्या था, टू डू कम्युनिस्ट वर्क ऑफ द
USSR. That's why the US created a CETO organizations to protect the CETO. मतलब सिंपल सी बात रखी गई यहाँ पे कि टू डू कम्युनिस्ट वर्क ऑफ द USSR, कि USSR का जो साम्यवादी कार्य करने का, इसलिए सीटो उसे बचाने के लिए अमेरिका ने सीटो नामक व्यवस्थाओं का क्या किया, एक सीटो नामक संगठन का ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सीटो नामक संगठन तैयार किया कि टू डू कम्युनिस्ट वर्क, जो भी साम्यवादी काम करेंगे, साम्यवादी मतलब USSR वाले जो काम करेंगे, इससे क्या करना है, दैट्स वाई द US क्रिएट ए, जो साम्यवादी यहाँ पे जबरदस्ती हमारे इस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर आके अपनी नीति फैलाएंगे, तो इस नीति को फैलाने से बचाने के लिए यूनाइटेड स्टेट ने क्या किया, क्रिएट ए सीटो। इसी वजह से उन्होंने क्या किया था, सीटो को ऑर्गेनाइज किया था, एक संगठन बनाया था, और उसी संगठन ने क्या किया, टू प्रोटेक्ट द सीटो, मतलब कि सीटो नामक संगठन बनाया और जो पूरी तरीके से कैपिटलिज्म को क्या कर रहा था, वो प्रोटेक्ट कर रहा था, और कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी थी, पॉलिसी थी, उसको वो बचाने का काम कर रहा था। तो ये 3 टाइप्स के क्या हैं, ये ऑब्जेक्टिव हैं सिंपल वे में। फिर भी मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ इनको, कि जो सीटो है, तो सीटो का मेन मकसद क्या था, देखो सीटो का मेन मकसद क्या था कि जो USSR की जो साम्यवादी नीतियाँ थी, मतलब कि कम्युनिस्ट पॉलिसीज थी, इन कम्युनिस्ट पॉलिसी को बचने के लिए इन्होंने ये सीटो तैयार किया था। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ कि ये जो कैपिटलिज्म इन्होंने एडॉप्ट कर रखा था, इनकी जो पॉलिसी थी अमेरिका की, कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवादी व्यवस्थाएं थी, इनको वो प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने क्या तैयार किया था, ये सीटो तैयार किया था। जो अमेरिका की जो विस्तारवादी नीतियां थी, कम्युनिस्ट पॉलिसी थी, उनसे ये जैसे तैसे करके बचा जाए। और वो लोग जो काम कर रहे हैं, USSR जो विस्तारवादी नीतियां, कम्युनिस्ट वर्क कर रहे हैं, तो उनसे वो पूरी तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अपनी कंट्रीज को, वो कैपिटलिज्म पॉलिसी को वो बचा सकें। इनके ये मेन उद्देश्य थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मेंबर कौन कौन थे सीटों में, भाई सीटों में कौन कौन मेंबर इंक्लूड हुए, कौन कौन मेंबर पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो सीटों में जो मेंबर थे वो थे, ऑस्ट्रेलिया कंट्री थी, न्यूजीलैंड था, पाकिस्तान भी था। देखिए सीटों में कौन कौन था, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलीपींस, थाईलैंड और फ्रांस, ब्रिटेन एंड अमेरिका। यस, रिपीट अगेन कि जो सीटों के अंदर जो कौन कौन से मेंबर इंक्लूड थे, तो जो मेंबर थे उनमें से कौन कौन थे, ऑस्ट्रेलिया कंट्री थी, न्यूजीलैंड था, पाकिस्तान था, फिलीपींस था, थाईलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन एंड अमेरिका। ये लोग क्या थे, सीटों में इंक्लूड थे। तो ये लोग क्या थे, मेंबर थे सीटों के। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ रखा गया, सीटों का जो हेडक्वार्टर रखा गया बैंकॉक। और बैंकॉक कहाँ आता है, बैंकॉक किस में पड़ता है, थाईलैंड में पड़ता है। क्या थाईलैंड सीटों का मेंबर था, बिल्कुल मेंबर था। तो थाईलैंड ही क्या रखा गया था, थाईलैंड सीटों का क्या था, थाईलैंड ही क्या था, सीटों का हेडक्वार्टर था। तो हेडक्वार्टर बैंकॉक में रखा, बैंकॉक थाईलैंड के अंदर। ठीक है, चलिए नोट, पाकिस्तान विड्रे इट्स नेम 1972। देखो पाकिस्तान ने अपना नाम हटा लिया, सीटों से क्या किया, पाकिस्तान ने अपना नाम हटा लिया। भाई पाकिस्तान से अपना नाम क्यों हटाया सीटों ने, ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से, देखो पाकिस्तान मेंबर है इसका, पाकिस्तान दोनों का मेंबर रहा हुआ है, लेकिन पहले जो मेंबर था, देखो ऑर्गेनाइजेशन कब कर लिया था इसका, एस्टेब्लिश किया कब किया गया था इसको, 1954 में, जबकि इफेक्टिव पूरी तरीके से फेब 1955 में हुआ था। तो इसमें ये जो मेंबर थे, जिसमें ये पाकिस्तान था, तो पाकिस्तान देखो कब अपना नाम इस ऑर्गेनाइजेशन से वापस ले लिया था, तो वो वापस लेने का जो ईयर था वो था 1972। और ये 1972 में वापस क्यों लिया, इसका मेन रीज़न क्या था, कि देखो मेन रीज़न यही था कि जब बांग्लादेश के कंडीशंस में, बांग्लादेश ट्रीटी के अंदर उस वक्त देखो भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1971 में, भारत और पाक का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में पाकिस्तान ने क्या किया, इस सीटों से हेल्प मांगी। इस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ये मेंबर हैं, इस मेंबर का जो एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था सीटो, और इस सीटो को जो क्रिएट किया था वो अमेरिका ने क्रिएट किया था, और जिसका हेडक्वार्टर रखा गया था थाईलैंड में, बैंकॉक थाईलैंड में रखा गया। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को जब विपदा हुई, वॉर हुआ भारत और पाकिस्तान का 1971 में, तो उस वक्त पाकिस्तान ने क्या कहा, सीटों से कहा कि मेरी हेल्प करो आप।
तो उस वक्त इस ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान की किसी भी तरीके से कोई हेल्प नहीं की। अब पाकिस्तान ने कहा कि भाई तुम लोग मेरी हेल्प ही नहीं कर रहे तो मेरा तुम्हारे साथ जुड़ने का क्या फ़ायदा है, इसलिए पाकिस्तान ने अपना नाम वापस इस ऑर्गेनाइजेशन से हटा लिया। कब हटाया? 1972 में हटाया। रीजन क्या था? यस, द रीजन फॉर पाकिस्तान विड्रॉवल फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन, कि पाकिस्तान का इस ऑर्गेनाइजेशन में नाम हटाने का कारण क्या था? तो कारण क्या था? इन 1971 इंडिया एंड पाकिस्तान डिड नॉट गेट हेल्प फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन इन द वॉर, कि जब भारत और पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था उस वॉर में इस ऑर्गेनाइजेशन ने किसी भी तरीके से कोई हेल्प नहीं की। 1971 में भारत पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था उस वॉर में इस सीटो ऑर्गेनाइजेशन ने किसी भी तरीके से पाकिस्तान की हेल्प नहीं की। इसी कारण से क्या कर लिया, 1972 में सीटो से अपना नाम पाकिस्तान ने पीछे ले लिया था, हटा लिया था। ठीक है, यस। इन 1975 फ्रांस ने क्या किया भाई, यहां से सीज्ड फाइनेंशियल एड, मतलब कि इन 1975 फ्रांस ने क्या कर दिया, सीज्ड कर दिया। किस चीज को? फाइनेंशियल एड। जो फ्रांस फाइनेंशियल हेल्प देता था किसको? इस ऑर्गेनाइजेशन को। मदद कौन दे रहा था? फ्रांस दे रहा था। कैसे मदद दे रहा था वो? फाइनेंशियल, आर्थिक मदद देना भी बंद कर दिया, मतलब उसे सीज कर दिया। किसने? फ्रांस ने। कब? 1975 में। देखो 1972 में पाकिस्तान ने अपना नाम हटा लिया, लेकिन उसके बाद में ये जो फ्रांस है तो फ्रांस क्या कर रहा था? फ्रांस भी कैसी हेल्प दे रहा है? फ्रांस फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड करवा रहा था। फ्रांस क्या कर रहा था? फाइनेंशियली जो हेल्प थी वो प्रोवाइड करता था। किसको? सीटो को प्रोवाइड करवा रहा था। तो सीटो को जो फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड करवा रहा था तो वो 1975 में वो भी बंद कर दिया। तो अब जैसे ये बंद हो गया तो धीरे धीरे देखो कि ठीक, देखो 1972 में पाकिस्तान ने अपना नेम लिया। 3 इयर्स के बाद में, आफ्टर 3 इयर्स के बाद में हम बात करें तो 1975 में फ्रांस ने क्या कर लिया? सीज कर दिया। किस चीज़ को? फाइनेंशियली हेल्प को। तो इस वजह से क्या हुआ कि आगे लगभग 2 ईयर के बाद ये डिसोल्यूशंस, मतलब कि ये पूरी तरीके से विघटन हो गया, इसका भंग हो गई थी। तो सीटो पूरी तरीके से डिसोल्यूशंस कब हुई थी, भंग कब हुई थी? तो इसकी डेट याद रखना, 13 जून 1977 को जो सीटो अमेरिका के द्वारा क्रिएट एक ऑर्गेनाइजेशन था जो पूरी तरीके से भंग हो गया था, विघटन हो गया था, इसका डिसोल्यूशन हो गया था, तो वो था 13 जून 1977 को। ये पूरी तरीके से क्या हो गया था? खत्म हो चुका था, भंग हो गया था। क्या? सीटो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट बाय अमेरिका कंट्री। यस, हम बात करें नॉट करंटली बोथ दिस ऑर्गेनाइजेशंस हैज एंडेड। वर्तमान में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, यदि फिर भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। बाकी ये आपके ओवर नॉलेज के लिए ठीक है कि हमारे बुक में भी नहीं दे रखा, तो आपको वैसे बेसिकली बता दिया जाएगा कि यहाँ एट प्रेजेंट, वर्तमान स्थिति में, करंटली ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में ये दोनों संगठन क्या हो चुके हैं? समाप्त हो चुके हैं। करंट में ये दोनों ना तो सीटो है ना ही सेंटो है। तो ये मतलब कि करंटली हम बात करें तो ये बोथ दिस ऑर्गेनाइजेशंस हैव एंडेड, कि मतलब वर्तमान में ये दोनों संगठन क्या हो चुके हैं? समाप्त हो चुके हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। ये तो था हमारा सीटो। अब बात करें भाई, सीटो अमेरिका ने बना दिया तो भाई यूएसएसआर कह रहा है मैं तेरे से कम हूँ क्या? तूने सीटो तैयार किया है तो हम भी कम नहीं है भाई। हमने क्या बना दिया? उन्होंने बना दिया भाई, इधर सीटो इन्होंने बनाया था, इन्होंने क्या बना दिया? सेंटो बना दिया। बोला सीटो तुम्हारा तो सेंटो हमारा होगा। तो चलिए सेंटो की फुल फॉर्म की बात करें तो सेंटो क्या होगा? सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या फुल फॉर्म होगी इसकी? सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन थी, इस सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का जो दूसरा नेम था, एक तो देखो कि यूएसएसआर ने ये जो ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया था किसका मुकाबला करने के लिए? सीटो का मुकाबला करने के लिए। तो जिस तरीके से इनमें क्या थी, एक वो कहते हैं ना राजस्थानी में, होड़ चल रही है भाई, तूने ये कर लिया। देखो पहले अमेरिका ने नाटो बनाया तो इसने क्या कर दिया? वारसा बना दिया।
फिर अमेरिका ने सीटो बनाया तो इन्होंने सेंटो बना दिया। तो इस सेंटो का जो नेम था, सेंटो का नेम वो था, इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड द बगदाद कॉम्प्रोमाइज, मतलब कि इसका जो नेम था इसको बगदाद समझौता भी कहा जाता था। किस चीज को कहा जाता है बगदाद समझौता, कॉम्प्रोमाइज, मतलब इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड द बगदाद कॉम्प्रोमाइज, बगदाद समझौता भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इसका जो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये बगदाद कहाँ है? अरे बगदाद इराक में है भाई। कहाँ है? इराक के अंदर है, बगदाद इराक के अंदर है। तो इसलिए जो सेंटो है, सेंटो का जो इस सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का जो नेम है उसे बगदाद समझौता भी कहा जाता है। देन पहले का जो नेम था इसका बगदाद समझौता ही नेम था, बाद में ये सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मतलब सीटो रखा गया, लेकिन इसका सेकंड नाम और भी है भाई। पहले जो था वो बगदाद कॉम्प्रोमाइजन था, मतलब बगदाद समझौता था, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बाद में बदला, लेकिन इसी के साथ में इसका सेकंड नेम था मीटो। सेंटो का दूसरा नाम क्या था? मीटो। मीटो का मतलब क्या था? जिस तरीके से इसका नेम क्या था कि साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसी तरीके से मीटो, मीटो का फुल फॉर्म क्या होगा? मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मीटो का फुल फॉर्म क्या होगा? मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब इस मीटो या फिर बगदाद कॉम्प्रोमाइज या फिर सीटो, तीनों एक ही बात है। तो सीटो को जो स्टेब्लिश किया था ठीक 1 ईयर के बाद, मतलब इसका तो हुआ था 19, जो सेंटो था, सेंटो का जो हुआ था, सॉरी सीटो, सीटो जो अमेरिका के द्वारा क्रिएट किया गया था, तो वो स्टेब्लिश्ड, इसकी स्थापना की गई थी 1954 में। तो ठीक 1 ईयर के बाद में इन्होंने भी तैयार कर लिया। कब? 1955 में, कि भाई सेंटो की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 1955 में। अच्छा, इनके क्या मेन जो ऑब्जेक्टिव थे, इनके क्या उद्देश्य थे? इनके तो उद्देश्य हम समझ गए थे कि भाई इनकी जो नीतियां हैं यूएसएसआर की, वो नीतियां ये अमेरिका में लागू करना चाहते हैं, कम्युनिस्ट पॉलिसीज़, लेकिन ये कम्युनिस्ट पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। इस वजह से इन्होंने ये सीटो तैयार किया था, क्योंकि अमेरिका की जो खुद की पॉलिसी थी वो कैसी थी? इनकी कैपिटलिज्म पॉलिसी थी। तो इसी कैपिटलिज्म पॉलिसी को ही क्या करना चाहते थे? ये प्रोटेक्ट करना चाहते थे, इसी को ये प्रमोट करना चाहते थे। इस वजह से इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया। अब इनका भी तो कोई उद्देश्य होगा ना, तभी तो सीटो तैयार किया था। सीटो को क्रिएट करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? यस, कीपिंग द सोवियत यूनियन, कीपिंग द सोवियत यूनियन अवे फ्रॉम द मिडिल ईस्ट। मतलब कि यहां पे सिंपल सा है, क्या मतलब होगा इसका कि जो कीपिंग द सोवियत यूनियन, कीपिंग द सोवियत यूनियन अवे फ्रॉम द मिडिल ईस्ट, मतलब कि सोवियत यूनियन को जो मिडिल ईस्ट है इससे क्या रखना है? दूर रखने का काम रख, मतलब कि जो सीटो का जो मेन उद्देश्य रखा गया था, ऑब्जेक्टिव रखा गया था, तो वो क्या उद्देश्य रखा गया था? कीपिंग द सोवियत यूनियन अवे फ्रॉम द मिडिल ईस्ट, मतलब कि जो सोवियत यूनियन है उसको, मतलब मिडिल ईस्ट से क्या करना है? दूर रखना है। मिडिल ईस्ट से इसको क्या करना है? दूर ही रखना है। तो मिडिल ईस्ट से दूर रखेंगे तो हमारा बेनिफिट रहेगा। दूसरा क्या था? स्टॉप द इफेक्ट्स ऑफ कम्युनिज्म, मतलब कि स्टॉप द इफेक्ट ऑफ कम्युनिज्म, मतलब साम्यवाद के प्रभाव को रोके। जो साम्यवाद का जो प्रभाव है उसको क्या करना था? इनको रोकने का काम था। तीसरी चीज क्या रखी गई? कीप पीस इन द मिडिल ईस्ट, कीप पीस इन द मिडिल ईस्ट, मतलब कि यहाँ पे क्या करना था कि सोवियत संघ को तो क्या करना था? सोवियत यूनियन को तो मध्य जो मिडिल ईस्ट था इससे दूर रखना था। दूसरी चीज कि इसके अंदर कीप पीस इन द मिडिल ईस्ट, कि इसी मिडिल ईस्ट में क्या करना था कि उनको शांति बना के रखना था तथा व्यापार का भी विकास करना था। शांति बना के रखो और ट्रेड को ज़्यादा से ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंसी दी जाए। तो ये काम किसका था कि भाई ट्रेड को ज़्यादा से ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंसी दी जाए। मतलब कि ये जो कम्युनिज्म है, ये कम्युनिज्म, मतलब कि ये कम्युनिज्म एक ऐसी, कम्युनिस्ट साम्यवादी क्या है कि ये विस्तारवादी नीतियाँ थी। और इस विस्तारवादी नीतियों में अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद में, एक बार इसे कंप्लीट करने के बाद में, इन तीनों के बारे में समझ लेंगे कि कम्युनिस्ट क्या है, कैपिटलिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है। ठीक है, तो ये इनके ऑब्जेक्टिव थे। चलिए नेक्स्ट, मेंबर्स कौन कौन इंक्लूड थे इसमें? मेंबर्स इंक्लूड थे इराक के अलावा ईरान, पाकिस्तान, टर्की,
यूनाइटेड किंगडम एंड इराक। सिंपल वे है कि एक तो ईरान इसमें शामिल थे, किस में शामिल थे, किस में थे, सेंटो। सेंटो जो यूएसएसआर का जो एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें जो मेंबर इंक्लूड थे वो थे ईरान, पाकिस्तान। देखो पाकिस्तान इधर भी था और इधर भी आ गया, तो इधर नहीं बात बनी तो इधर घुस गया। तो ईरान, पाकिस्तान, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन कंप्लीट एंड इराक। और इराक मतलब कि इसका जो हेडक्वार्टर रखा गया था वो कहाँ रखा गया था, वो टर्की के अंदर अंकारा। टर्की के अंदर एक जगह है जिसका नाम है अंकारा। अंकारा के अंदर इसका क्या रखा गया था, हेडक्वार्टर। किस चीज का, सेंटो का जो हेडक्वार्टर रखा गया था वो कहाँ था, टर्की के अंदर अंकारा। अंकारा एक जगह है, वहाँ पे इसका क्या था, हेडक्वार्टर था। और मेंबर्स की बात करें तो ईरान, पाकिस्तान, टर्की, यूके एंड इराक, ये इनके मेंबर्स थे इस ऑर्गेनाइजेशन में। और ये पूरी तरीके से डिसोल्यूशन हो गया था, ये भंग हो गया था। ये कब भंग हुआ, ये ठीक सीटों के बाद, सीटों के 2 ईयर के, आफ्टर 2 ईयर के, मतलब कि 2 वर्ष के बाद में सीटों 3 जून 1977 को क्या हो गया, डिसोल्यूशन हो चुका था, भंग हो चुका था। लेकिन सेंटो कब हुआ, सेंटो 1979 में हुआ था। देखिए यहाँ 1977 और आफ्टर 2 ईयर 1977 और आफ्टर 2 ईयर 1979। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। नोट इन 1959 ये डिसोल्यूशन क्यों हुआ, भंग होने का कारण क्या था, इसका कारण यही हुआ कि इन 1959 में इराक जो था, तो इराक ने रिजाइन फ्रॉम द बगदाद ट्रीटी। बगदाद जो ट्रीटी थी, बगदाद जो समझौता था, कॉम्प्रोमाइजेशन था, तो इस कॉम्प्रोमाइज से क्या किया इन्होंने, जो एक समझौता था, बगदाद जो इराक है, इराक ये बगदाद कहाँ है रे, बगदाद है इराक के अंदर। बगदाद कहाँ है, इराक के अंदर है। तो इस इराक ने क्या किया था, ये जो बगदाद ट्रीटी थी इससे रिजाइन कर दिया। और इससे रिजाइन करने के बाद में इसका नेम क्या आ गया था, सेंटो आ चुका था, सेंटो, ठीक है। और फिर इसका सेकंड नाम मीटो। तो इस तरीके से हमारे सीटो और सेंटो होते हैं कंप्लीट। एट प्रेजेंट में ये जो सीटो है और सेंटो है वो पूरी तरीके से प्रेजेंट में, वर्तमान में ये दोनों संगठन पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं। और इसके अलावा जो एक CIA, मैंने एक सेंट्रल इंटेलिजेंसी एजेंसी के बारे में आपको बताया था। CIA सेंट्रल इंटेलिजेंसी एजेंसी, ये अमेरिका की एक एजेंसी थी और ये सैटेलाइट एजेंसी थी। जब क्यूबा पे जो अटैक हुआ था तो जो क्लू मिला था, सॉरी क्यूबा पे अटैक नहीं, क्यूबा पे जो USSR ने मिसाइलें तैनात कर दी थी, जो न्यूक्लियर मिसाइलें USSR ने क्यूबा पे जो तैनात की थी, तो इसके बारे में अमेरिका को इस बात का भनक नहीं लगी थी। तो भनक कब लगी थी, आफ्टर 3 वीक्स के बाद, मतलब कि 3 वीक्स मतलब 3 सप्ताह के बाद में अमेरिका को इसका क्या मिला, एक क्लू मिला था। और वो क्लू किसके थ्रू मिला था, अमेरिका की जो एक इंटेलिजेंसी एजेंसी थी, स्पेस एजेंसी थी, जो सैटेलाइट एजेंसी थी, जिससे अमेरिका ने सैटेलाइट सिस्टम से पता किया था। तो वो जो पता करने की जो एजेंसी थी उसका नाम था CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंसी एजेंसी। और ये अमेरिका ने क्रिएट किया था 1947 में। कब किया था, 1947 में अमेरिका ने CIA सेंट्रल इंटेलिजेंसी एजेंसी को क्रिएट किया था। और इसी सेंट्रल इंटेलिजेंसी एजेंसी ने ये पता लगाया था कि USSR ने क्यूबा पे परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी हैं और आप भी क्या काम करो, आप जो USSR से जो आने वाले शिप हैं उनको रोको और जैसे तैसे करके ये जो 3rd कोल्ड वॉर की सिचुएशन को पैदा होने से बचाया जाए। तो इस वजह से ये कोल्ड वॉर की स्टोरी चल रही थी, थोड़ा सा देख लेना। डिस्क्रिप्शन में मैंने इससे रिलेटेड पूरा समरी मैंने राइट कर रखी है, CI से रिलेटेड, ठीक है। चलिए आज का ये टॉपिक यहाँ तक तो कंप्लीट होता है, बाकी मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें थी। यस, तो टेक्स्ट मैसेज के अकॉर्डिंग मैं यहाँ से कुछ एक डायलॉग बॉक्स क्रिएट करता हूँ। यस, तो ध्यान देना, यहाँ पे हम बात करेंगे, एक तो आपको दिखाई दे रहा होगा कैपिटल लेटर स्मॉल, यस,
कम्युनिस्ट। दूसरा बात करेंगे कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म थर्ड हम डिस्कस करेंगे कैपिटलिज्म के बाद में सोशलिज्म। ठीक है, कैपिटलिज्म क्या है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, हाँ यस। तो यहाँ डिस्कस, ये बीच बीच में आ रहे थे क्यों ना, ये परेशान कर रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले कि कम्युनिस्ट क्या है, कैपिटलिज्म क्या है और सोशलिज्म क्या है। तो देखिए हमने डियर स्टूडेंट्स, हमने जो 9, 10, 11 में और 12th में तो हम चल ही रहे हैं, डिस्कस कर ही रहे हैं। तो ये क्या है कि प्रीवियस क्लासेस में भी हमारे सामने ये वर्ड्स आ रहे थे कि कैपिटलिज्म क्या है, कम्युनिस्ट क्या है और इसके अलावा सोशलिज्म क्या है। तो देखो इनको मैं थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में। देखो जो कम्युनिस्ट है इसको हिंदी में कहते हैं साम्यवादी, कैपिटलिज्म को इसे कहते हैं पूंजीवादी, और जो सोशलिज्म है इसे कहते हैं समाजवादी, समाजवाद। तो यहाँ 3 वर्ड आ चुके हैं, कम्युनिस्ट साम्यवादी व्यवस्थाएं, कैपिटलिज्म पूंजीवादी व्यवस्था, और एक होती है सोशलिज्म मतलब समाजवादी व्यवस्था। तो हमने तो इनमें से जो कम्युनिस्ट हैं, कैपिटलिज्म है एंड यस कम्युनिस्ट, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, तो इन तीनों की जो आइडियोलॉजी है, पॉलिसी है, तो इनको एक बार समझ लेते हैं। तो जी ये जो फर्स्ट में हम बात करें कम्युनिस्ट, तो कम्युनिस्ट आप बेसिक लैंग्वेज में समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो कम्युनिस्ट हैं, तो देखिए जैसे कि आपका कोई पड़ोसी है, वो लाठी लेकर आए और आपकी भैंस छीन ले जाए, मतलब ये जो हम कम्युनिस्ट की बात कर रहे हैं, तो इसमें देखिए कि साम्यवादी जो व्यवस्थाएं होती हैं, नीतियाँ होती हैं, जो इनकी पॉलिसी होती हैं, कम्युनिस्ट पॉलिसी जो होती हैं, इनमें क्या होता है कि पड़ोसी लाठी लेकर आए, आपका कोई भी पड़ोसी है वो लाठी लेकर आए और आपकी भैंस ले जाए, तो यहाँ जो पड़ोसी है वो तो हो गई सरकार, और जो भैंस है वो हो गई राज्य। तो मतलब सरकार क्या करती है, राज्यों को समाप्त करना चाहती है। यहाँ पे सरकार क्या करना चाहती है, सरकार राज्यों को समाप्त करना चाहती है कि सभी क्या रहे हैं, मतलब कि इन ये जो सोशलिज्म और कम्युनिस्ट, ये दोनों की जो सोच है वो बिल्कुल एक है। ये मतलब कि कम्युनिस्ट और सोशलिज्म है, वो दोनों क्या करते हैं, इनकी जो सोच है वो दोनों की एक ही सोच है, ये इक्वलिटी रखना चाहते हैं, सबको सम्मान करना चाहते हैं। सोशलिज्म भी क्या चाहता है, सभी इस स्टेट के अंदर, इस कंट्री के अंदर सभी लोग क्या हो, सम्मान हो। और एक कम्युनिस्ट भी क्या चाहता है, कम्युनिस्ट भी यही चाहता है कि सभी लोग क्या हो, ये जो नीति है ये भी ऐसी नीति है कि सभी लोग क्या हो, सम्मान हो। इसलिए थोड़ा सा इससे अलग जरूर है, सोशलिज्म और कम्युनिस्ट दोनों थोड़े बहुत अलग हैं, इन दोनों में जो एक इक्वल की बात करें तो इनमें एक ही चीज़ समान है, वो है समानता। ये क्या चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को सभी को इक्वल राइट्स हो, सभी एक जैसे हो, सभी समानता का प्रतीक रखना चाहते हैं कम्युनिस्ट और सोशलिज्म। बाकी इनमें और अलग अलग जो पॉइंट्स हैं वो डिफरेंट हैं। बाकी इन दोनों की जो एक इक्वलेंसी की बात करेंगे तो वो क्या है, दोनों हमेशा एक ही सोच पे चलते हैं कि सभी लोग क्या होंगे, समान होंगे। लेकिन सिंपल वे में मैंने आपको एक बेसिक लैंग्वेज में बताया कि जैसे कि पड़ोसी, कोई भी पड़ोसी लाठी लेकर आए आपकी भैंस ले जाए भाई, तो यहाँ पड़ोसी तो क्या हो गए, सरकार हो गई, पड़ोसी क्या हो गए, सरकार हो गई, और वो जो आपकी भैंस है वो हो गई राज्य। तो मतलब कि सरकार क्या चाहती है, राज्य को खत्म करना चाहती है। इसी तरीके से देखो कि दूसरी क्या है, कैपिटलिज्म है। तो कैपिटलिज्म में क्या होता है कि कैपिटलिज्म में जैसे कि पड़ोसी लाठी लेकर आया, भाई इस बार तो कम्युनिस्ट में क्या था, पड़ोसी लाठी लेकर आए और आपकी भैंस ले गए। लेकिन कैपिटलिज्म में क्या होता है कि पड़ोसी लाठी लेकर आए और आपकी भैंस का दूध दही छीन ले गए। भाई पड़ोसी है ना, लाठी लेकर तो आए आपके घर पे, लेकिन आपकी जो भैंस है वो भैंस को इस बार भैंस को नहीं लेके गए, वो क्या ले गए, आपके दूध और दही को। मतलब कि कैपिटलिज्म में क्या होता है, जिस कंट्री में ये पॉलिसी होती है कैपिटलिज्म, जिसमें पड़ोसी तो हो गई गवर्नमेंट, कैपिटलिज्म में क्या है कि पड़ोसी तो हो गए गवर्नमेंट की तो क्या रहेंगी, वो प्रॉपर्टी रहेंगी। बाकी जैसे कि
ज़्यादातर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है कैपिटलिज्म में। और जो जैसे कि आपकी भैंस का दूध दही ले गया, तो दूध दही मतलब कि जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है वो पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो जाता है। कि जैसे कि एट प्रेजेंट में आपने देखा है कि एयरपोर्ट्स को क्या कर दिया गया है, एयरपोर्ट वगैरह जो भी हैं कंप्लीट इनको एयरलाइंसेज को सबको प्राइवेटाइजेशंस कर दिया, रेलवेज को प्राइवेटाइजेशंस कर दिया। मतलब कि पहले गवर्नमेंट के अंडर में था सारा काम, लेकिन अब निजी हाथों में चला जाएगा। मतलब कि प्राइवेट कंपनियों के अंडर में ये वर्क चला जाएगा। कि मतलब कि भैंस तो आपकी होगी, भैंस तो किसकी है, गवर्नमेंट की है, लेकिन दूध दही प्राइवेट, मतलब कि वो लोग ले जाएंगे। तो सिंपल वे में क्या है कि पड़ोसी लाठी लेकर आए और आपकी भैंस का दूध दही ले गए। कम्युनिस्ट में क्या था, पड़ोसी लाठी लेकर आया और आपकी भैंसी ले गया। तो मतलब राज्य को ही खत्म कर दिया, भैंसी नहीं है वो ही ले गए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट होती है वो गवर्नमेंट क्या करती है कि हर एक चीज़ को, अपनी अपनी चीज़ों को वो निजी हाथों में दे देती है, प्राइवेट सेक्टर में उनको डाल देती है। जिसकी वजह से क्या होता है कि वो पूंजीवादी हो जाता है, मतलब कि कैपिटलिज्म हो जाता है। जिस वजह से कंट्रीज डेवलप करती हैं, इनके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी, फायदे भी है नुकसान भी है। फायदे क्या है, नुकसान क्या है, देखिए कि निजी हाथों में चले जाएंगे तो देखो निजी हाथ में यदि गवर्नमेंट क्या करती है, अपने रेलवे को क्या कर दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, तो इसे देखो गरीब आदमी तो खरीद नहीं सकेगा, अमीर आदमी खरीदेगा। और अमीर आदमी जब इसको खरीदेगा तो वो गरीबों से क्या करवाएगा, काम करवाएगा। तो वो किस बेसिस पे काम करवाएगा, वो काम करवाएगा किस बेस पे, वो उसको नीड होगी कि वो 500 रुपये में ही पूरे दिन भर काम करवाएगा, तो 500 रुपये से वो ज़्यादा मेहनताना नहीं देगा। तो इसमें क्या है, वो पूरी तरीके से गलत होगा। तो ये क्या है, डिसएडवांटेज है। मतलब कि मजदूर पूरी तरीके से, एम्प्लॉय पूरी अपनी जी जान से अपना काम करते हैं, लेकिन उनको पूरा मेहनत नहीं मिलता। बेनिफिट किसको मिल जाता है, बेनिफिट ओनर को मिलेगा इसमें। इस वजह से गवर्नमेंट का भी फायदा होता है, इसमें गवर्नमेंट का लॉस नहीं होता। इसमें देखिए कि जो भी प्राइवेटाइजेशन कंपनी के जो ओनर होते हैं वो अपने बेनिफिट के लिए यहाँ के लोगों को क्या करते हैं, मतलब कि उनको मतलब अपना बेनिफिट निकाल के वो वहाँ के लोगों को काम देंगे। तो जैसे कि काम तो करवाएंगे 1000 रुपये का, पेमेंट कितना देंगे, वो 500 रुपये ही पेमेंट देंगे। तो इस तरीके से ये क्या है कि मेहनत तो एम्प्लॉयज़ करेंगे और बाकी बेनिफिट किसको होगा, ओनर को बेनिफिट होगा। तो इस वजह से क्या है कि ये थोड़ा डिसएडवांटेज भी हो जाता है। तो ये कैपिटलिज्म में हो जाता है। तीसरा आता है सोशलिज्म। और सोशलिज्म में क्या है कि देखिए बेसिक वही चीज़ हम वापस से रिपीट करते हैं कि जब आपकी भैंस दूध न दे, सोशलिज्म में क्या है, बेस्ट है क्या कि जब आपकी भैंस दूध न दे तो क्या होगा, पड़ोसी अपनी भैंस का आधा दूध आपको दे देगा। सोशलिज्म में क्या होगा कि जब आपकी भैंस दूध न दे तो पड़ोसी क्या करेगा, आपका वो आधा दूध आपको दे देगा। जब पहली बात तो आपकी भैंस दूध न दे तो पड़ोसी आपको आधा देगा। जब पड़ोसी की भैंस दूध न दे तो आप अपना आधा दूध किसको दोगे, पड़ोसी को दोगे। तो मतलब यहाँ सोशलिज्म में क्या है, सभी लोग क्या रहेंगे, समान रहेंगे, कोई बड़ा नहीं है, जाति भेदभाव नहीं होगा। यहाँ पे जातिगत भेदभाव नहीं रखे जाएंगे कि भाई जातिगत भेदभाव रखे हैं तो जातिगत भेदभाव में भी काफ़ी कुछ प्रॉब्लम होती हैं। कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है, सबको सब में क्या होगा, इक्वलेंसी होगी, सभी इस समाज में समान होंगे। तो ये सोशलिज्म में क्या रखा गया है कि सभी को क्या होगा, इक्वल राइट्स दिया जाएगा, कोई यहाँ गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है। तो सोशलिज्म की जो पॉलिसी थी इसमें क्या था कि इंसान को ज़्यादा इम्पोर्टेंसी न देके सोसाइटी को, सोशलिज्म मतलब कि सोसाइटी को ज़्यादा, समाज को ज़्यादा महत्व दिया गया था। सोशलिज्म में क्या था कि समाज को ज़्यादा महत्व दिया गया था, इंसान को इतना महत्व न देके समाज को क्या दिया गया था, ज़्यादा महत्व दिया गया था। इसी वजह से कि सब में क्या रहेगा, सम्मान अधिकार रहेगा, इक्वल राइट्स रहेंगे। तो ये था कम्युनिस्ट कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। मतलब सिंपल क्या है, रिपीट, पड़ोसी लाठी लेकर आया, आपकी भैंस ले गया, ठीक है, आपकी भैंस ही ले गया, पड़ोसी लाठी लेकर आया, आपकी भैंस का दूध दही ले गया। तो ये क्या हुआ, कैपिटलिज्म। एंड इसमें सोशलिज्म में कि इसमें इक्वल रहेंगे, जब आपकी भैंस दूध नहीं देगा तो पड़ोसी दे देगा, जब पड़ोसी की नहीं देगी तो आप उसको दे दोगे। तो एक दूसरे की क्या करेंगे, मदद करेंगे, सब लोगों को इक्वल राइट्स देंगे। तो ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट। बाकी नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा उससे रिलेटेड नेक्स्ट चैप्टर में काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे, कम्युनिस्ट, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की। तब तक के लिए आज का चैप्टर हम यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम टाइम निकाल के अगला वीडियो भी ज़रूर बनाएंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।
बाकी जितना आई होप जितना मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, कोई डाउट एंड इश्यूज़ रहे तो मैंने आपको बेसिकली ब्रीफली बता रखा है कि आप वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हो, और वेबसाइट पे विज़िट करने के साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। देन today's class end here. See you till next class. Stay safe, stay home, be happy, and thank you so much.